नमस्कार आप सभी को आपके ही अपने प्यारे से इस इतिहास की कक्षा में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। और पिछले क्लास में हम लोग देखे थे 1815 ईस्वी तक की सारी कहानी हम लोग देखे थे। चूंकि हिस्ट्री अपने एक क्रम से चलता है और हम लोग भी इतिहास को उसी क्रम में आपको समझाने पढ़ाने का काम जो है वो करते हैं। तो आज के क्लास में मुख्य रूप से इटली का एकीकरण यानी यूनिफिकेशन ऑफ इटली की बात जो है वो चलेगी और साथ साथ फ्रांस में भी क्या चल रहा है इसको भी हम लोग साथ में ही देखने का काम करेंगे। तो ये तमाम चीजें हैं जो आप ये सारी कुछ आप बनाना सीख जाएंगे कि इटली के कौन से प्रांत में कहाँ है नहीं है सारी चीज और नोट्स वगैरह सारा कुछ दिया जाएगा, तो इसके लिए आपको घबराना नहीं है। हाँ, याद दिला दे कि हम लोग पढ़े थे कहाँ तक, ये सारी नोट्स वगैरह सब दिए थे। तो पहले मैप के ऊपर में आ जाते हैं और सारी चीजें आपको लिख लिख करके पढ़ाएंगे ताकि लंबे समय तक आपको चीजें याद रह पाएगी, है ना। तो यहाँ पे अगर हम इसको देखने का प्रयास करें, थोड़ा सा बड़ा कर दे, तो केवल इसके इर्द गिर्द का एरिया जो है वो आपको समझ में आनी चाहिए, है ना। तब जाकर के चीजें आपको बहुत बढ़िया से और बारीकी तरह से समझ पाएंगे आप। ये वाला जो सेक्शन है हम लोग देखे थे कि यहाँ पे ही एक देश है, इसको कहते हैं इटली। ये बात को एकदम ध्यान रखेंगे, जूता की तरह आकार का जो दिख रहा है यही इटली है। बाकी आप पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि एनसीईआरटी में क्लास 10th का ये आपका फर्स्ट जो चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, ये वर्ल्ड हिस्ट्री का सेक्शन है। अलग अलग एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, है ना। आप फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम दीजिएगा, टीचिंग के लिए हिस्ट्री पेपर आपका रहेगा। इसके अलावा यूपीएससी में जाएंगे तो ये सारी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो एक अच्छे लेवल से आप इस चीज को जो है वो पढ़िए, समझिए, मजा आएगा। तो ये आप देख पाएंगे कि वहां एनसीईआरटी में एक पिक्चर मिलेगा जहां गैरिबाल्डी जो एक नाविक है वो पिडमांट और सार्डिनिया के जो शासक है उनको जूता पहनाते हुए नजर आएंगे एक फोटो में। तो ये सारी चीज आप समझ पाएंगे जब पूरे बढ़िया से एक एक कड़ी को समझ जाएंगे कि इटली में कौन कौन से प्रांत है, इटली 7 क्षेत्रों में कैसे विभाजित है, किन किन क्षेत्रों पे किसका किसका शासन है। और जब इटली को जब एकीकरण की बात चल रही है तो उस समय में अगल बगल का पड़ोसी देश में कौन कौन शासक है, क्या स्थिति बन रहा है वर्ल्ड स्तर पे, है ना। तो इसको आप बढ़िया से समझ पाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम पिछले दिन आपको 1815 तक की बात कर दिए थे। तो वहां पे आप जाने कि 1815 में वाटरलू के मैदान में लड़ाई जो है और इस वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन बोनापार्ट की हार हो जाती है। और वही दक्षिणी ये अफ्रीका है और अफ्रीका के दक्षिण साइड में ये अटलांटिक महासागर के दक्षिणी अटलांटिक में सेंट हेलेना द्वीप है, वहीं पे उनको कैद कर लिया जाता है जहां 1821 ईस्वी में उनको सेंट हेलेना नामक द्वीप पर जो है वो निधन हो जाता है। अब मेन बात हम समझेंगे कि जब ये इनका समय था नेपोलियन बोनापार्ट को, तो फ्रांस के साथ साथ बगल के स्विट्जरलैंड, इसके अलावा उत्तरी का लगभग इलाका, इटली का जो उत्तरी वाला जो सेक्शन है, ये सारे क्षेत्रों को जीत करके नेपोलियन बोनापार्ट एक बड़ा एरिया कर दिए थे। और जब क्षेत्र बड़ा हो जाता है तो लोगों की मानसिकता भी बढ़ जाती है और ऐसे में छोटे छोटे बिखरे बिखरे क्षेत्रों को जीत करके एक बड़ा क्षेत्र बना कर करके वहां राष्ट्रवाद की भावना का प्रचार करने का काम सबसे पहले जो है वो नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा कर दी गई थी। तो इन सभी क्षेत्रों में जो है वो राष्ट्रवाद की भावना जो है नेपोलियन बोनापार्ट ने भड़का दिया पहले ही। इसके दक्षिण का जो प्रांत है जो अभी हम देखेंगे, आपको बताएंगे कि इटली के सबसे दक्षिणी प्रांत जो नेपल्स है, सिसिली है, तो दक्षिण के नेपल्स वाले जो क्षेत्र है वहां पे उनके जो जीजा है, मतलब बहन के जो हस्बैंड है, वो शासन करते थे। लेकिन इनको जब खास करके 1815 में द्वीप पर भेज दिया गया था तो इनके जो जीजा है यहाँ पे शासन कर रहे थे, इनका हत्या कर करके और इनका इलाका जो है वो बुर्बो वंश को सौंप दिया जाता है। तो अब आइए आज के क्लास यहाँ से अब सबको समझ में आएगा। इतनी तो नॉन स्टॉप बातें हम उन लोगों के लिए बोले जो पहले से क्लास में बने थे, ताकि रिकॉल करने से चीजें ज्यादा समझ में आती है। अब इसी इटली का मैप अगर हम यहीं पे बड़ा बनाने का प्रयास करें और सबसे पहले आपको चीजें रटवा देंगे तो आपको एकदम शानदार लगेगा, सारी चीजें आपको समझ में आएगी। ये मान करके चलिए कि ये जो है वो मान के चलिए कि ये इटली का मैप है, ठीक है। मान के चलना है और पूरी तरह से ये तो बन नहीं पाएगा। एक मोटा मोटी की बात कर लेंगे तो ये तो जूता की तरह आकार बनना चाहिए, क्योंकि यही तो बूट बने होता है जूता। और ये गैरिबाल्डी जो है वो पहनाएगा ये पिडमांट और सार्डिनिया के शासक को।
तो ये मान के चलिए कि ये इटली है, जो ये वाला पार्ट देख रहे हैं ना, वही मोटा मोटी बनाने का प्रयास किए, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इससे थोड़ा सा यहाँ पे समुद्र है, ये वाला जो सेक्शन देख रहे हैं ये पूरा मेडिटेरियन सी है, भूमध्य सागर है। ये याद रखेंगे, ये भूमध्य सागर ऐसा सागर है कि जो यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। तो बड़े लेवल में क्वेश्चन भी आएंगे अलग अलग एग्जाम में कि यूरोप को अफ्रीका से अलग करने वाले सागर का नाम क्या है, तो ये भूमध्य सागर है, मेडिटेरियन सी है और ये पृथ्वी का हृदय कहलाता है, ठीक है। तो ये हृदय वाला भाग है। अब यहाँ पे ये पूरे भूमध्य सागर है, एक प्रांत ये है और एक प्रांत की बात कर लेंगे तो यहाँ पर भी एक इसी का पार्ट है, अभी हम सबका नाम करेंगे, ठीक है। और इसके ऊपर में एक छोटा सा द्वीप है और इस द्वीप का नाम है कोर्सिया द्वीप, जिसके बारे में पिछले क्लास में बताए थे कि इसी कोर्सिया द्वीप पे नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म हुआ था। और कब हुआ था सारी बातें हम आपको बताए थे, 1869 में इनका जन्म हुआ था कोर्सिया द्वीप पर। और ये द्वीप कैसे पहले स्विट्जरलैंड में आते थे और फिर बाद में स्विट्जरलैंड से ये अधिकार फ्रांस के ऊपर में हो गया, कैसे इनका पिताजी जो है वो कोर्सिया की आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, बाद में फ्रेंच की तरफ से आ जाते हैं और नेपोलियन बोनापार्ट जब ये सारी कुछ जानता है तो अपने पिता से नफरत भी करता है। सारी कहानी हम लोग पिछले क्लास में देखे थे। आज के क्लास में ध्यान से समझेंगे, हर एक एक पहले भौगोलिक क्षेत्रों की पहचान करा दी आपको। तो यहाँ पे इटली का जो उत्तरी वाला पार्ट है, अब नामकरण देना शुरू करेंगे तो आपको यहाँ पे एकदम पूरा बढ़िया से डेडिकेशन के साथ केयरफुली तरीके से देखना है कि हमने कहाँ कहाँ घेरा लगा रहे हैं और किसको लिख रहे हैं, और बाकी फिर मैप पे भी आएंगे। एक ये राउंड लगा ली, इसके बाद जो है यहाँ से एक ऐसे, तो ऊपर में हमारा 3 कॉलम बन गया, 1 2 और 3, है ना। कौन सा कॉलम बन गया भैया, तो 3 बन गया। अब इसमें बता देंगे तो ये वाला जो सेक्शन है यहाँ पे अब भरने का भी प्रयास हम करते चले। तो ये जो पार्ट्स आप देख रहे हैं इसको कहते हैं गुरु, इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं याद रखेंगे पिडमांट। क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं पिडमांट कहते हैं, ये आपको एकदम याद रखना है। और इसके अगर इधर जो द्वीप है, इस द्वीप की बात कर लेंगे तो ये आपका हो जाएगा सार्डिनिया। याद रखेंगे इसका नाम क्या होगा, तो सार्डिनिया हो जाएगा। भूमध्य सागर में इटली से पश्चिम साइड में इटली का ही प्रांत है और यहाँ एक द्वीप है, इसको कहते हैं सार्डिनिया। क्या कहते हैं, सार्डिनिया। और इधर पिडमांट के जस्ट बगल का ये जो सेक्शन है इसको कहते हैं लोम्बार्डी। ये आपको एकदम याद रखना है, यहाँ इसको कहेंगे लोम्बार्डी। अगर यहाँ दिखने में कहीं डाउट होगा तो हमारी बात को केवल सुनिएगा और फिर आपको अच्छी तरह से मैप पे भी ले जाएंगे। रफली अभी याद करने का प्रयास करिए, चूंकि दिखाएंगे और या फिर आपके नोट्स में होगा तो वही रह जाएगा। कितना आप दिमाग में हमसे सीख कर करके एकदम अटैच कर लेते हैं, अगर एक बार सीखने के बाद रफ कॉपी पर अगर आप खुद से बना देंगे तो समझिए कि एकदम वो आपका पक्का हो जाएगा। तो ये लोम्बार्डी हो गया। लोम्बार्डी के जस्ट अगर इधर पूर्व साइड की बात कर लेंगे, ईस्ट साइड में, तो ये जो सेक्शन देख रहे हैं ये आपका हो जाएगा वेनेसिया। याद रखेंगे क्या हो जाएगा, वेनेसिया हो जाएगा। और बाकी ये वेनेसिया और ये लोम्बार्डी से इधर का जो एरिया आप देख रहे हैं, इधर जो है वो दूसरे कंट्री से लग रहा है ये इलाका, और इस देश को कहते हैं भाई कौन सा देश, तो ये ऑस्ट्रिया हो जाएगा। ऑस्ट्रिया जो हो जाएगा वो आपका इटली का पड़ोसिया है, और पड़ोसिया कभी नहीं, कोई भी पड़ोसिया नहीं चाहेगा कि हमारा बगल वाला पावरफुल हो जाए। भारत कदापि नहीं चाहेगा कि भाई पाकिस्तान हमसे ज्यादा ताकतवर हो जाए, और पाकिस्तान कभी नहीं चाहेगा कि भारत हमसे ज्यादा ताकतवर हो जाए, है ना। तो उसी तरह से अगर हम देखेंगे, अभी सीक्वेंस पढ़ेंगे कि इटली के एकीकरण में जो इटली अलग अलग बिखरे बिखरे छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित है, तो इसको एक नहीं होने देने में सबसे बड़ी बाधा जो है वो ऑस्ट्रिया ही था। और ऑस्ट्रिया केवल इटली के एकीकरण में बाधा नहीं है, ऑस्ट्रिया के उत्तर साइड में सीमा जो है वो प्रसा से लगता था, जिसे आज हम जर्मन के नाम से जानते हैं। तो जर्मनी के भी सीमाएं जो है वो दक्षिण जर्मनी का लगभग हिस्सा ऑस्ट्रिया से टच करता था। तो ये ऑस्ट्रिया जर्मनी का भी पड़ोसिया हो जाएगा, तो ये जर्मनी के एकीकरण में भी सबसे बड़ा बाधा ऑस्ट्रिया ही हो जाएगा। और तो और जर्मन एकीकरण जब आपको पढ़ाई जाएगी तो पता चलेगा कि जो 39 जो वहां पे संघ होते थे, जो 300 से अधिक क्षेत्रों पे शासन व्यवस्था बनाए रखते थे, तो वो 39 जो यूनियन थे एक प्रकार के, तो उनकी जो बैठक होती थी फ्रैंकफर्ट संसद में, उस संसद का एक खास मेंबर कह सकते हो कि ऑस्ट्रिया जैसे एक पावरफुल और शक्तिशाली देश हुआ करते थे। तो ये दोनों देशों का एकीकरण में बाधा है, जर्मन के भी और ये ऑस्ट्रिया का भी, ठीक है।
यहाँ पे बीच में एक छोटा सा देश है और इस देश का नाम है स्विट्जरलैंड। याद रखेंगे इस देश का नाम क्या है, तो इस देश का नाम है स्विट्जरलैंड। आप समझ जाइएगा, थोड़ा सा यहाँ वर्डिंग लिखने में प्रॉब्लम होगा, स्विट्जरलैंड कहते हैं। और स्विट्जरलैंड के जस्ट ऊपर से बात कर लेंगे तो इधर जो है वो आपका फ्रांस हो जाएगा, ये ध्यान रखेंगे। तो पड़ोसी देशों को भी आप ध्यान में रखते चलेंगे। इधर तो बाकी सब समुद्री है और इसके दक्षिण में अफ्रीका में जाएंगे तो यहाँ पे कॉर्नर में एक देश है, इसकी चर्चा आपको ध्यान रखना है क्योंकि आगे क्रीमिया का युद्ध होगा तो क्रीमिया के युद्ध में तुर्की के साथ में मिस्र आएंगे तो इसकी चर्चा चलेगी। और मिस्र पर नेपोलियन बोनापार्ट अटैक भी किया था, इसके कई क्षेत्रों पर हुकूमत भी किया। फाइनली इनको वहां के हार का सामना करना पड़ गया और यहाँ से छोड़ करके फ्रांस आ गए थे। तो ये अफ्रीका का उत्तरी वाला सेक्शन, ठीक है। अब हम यहाँ पे और भी क्षेत्र को भरने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे एक ऊपर वाला इलाका है, इसमें एक ट्रिक आप याद रख सकते हैं। ट्रिक क्या है भाई, तो ट्रिक है कि हमें प्रमोट कर दो, प्रमोट कर दो। तो प्रमोट याद रखना है, क्या याद रखना है, प्रमोट। क्या क्या भरेंगे भाई, तो प्रमोट में आपको याद रखना है कि प्रमोट में हम लिख देंगे प से परमा, प से परमा। आप प्रमोट, मो से मोडेना, मो से मोडेना। और प्रमोट ट से टस्कनी, टस्कनी। ये इटली के सभी क्षेत्र का नाम ध्यान में रखते चलेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हमने लिखा पिडमांट, फिर लिखे लोम्बार्डिया, लोम्बार्डी और फिर वेनेसिया। ये एकदम ध्यान रखेंगे, ये वही वेनेसिया है, बगल में समुद्र है, समुद्र का पानी पूरे वेनेसिया के लगभग शहर में होते हैं। वेनेसिया शहर काफी टूरिस्ट के लिए बहुत ज्यादातर लोग यहाँ आते हैं, घूमते हैं। और हर घर के पास में देखेंगे कि बोट लगा होता है, नाव रहता है। अगर आपको घर से कहीं दूसरे जगह जाना है तो आप घर से निकले और नाव पे आप बैठ जाइए, क्योंकि पूरा का पूरा चारों तरफ समुद्र ही है और एकदम एक जगह से दूसरे जगह नाव के सहारे से आप चले जाएंगे। ये वेनेसिया का नाम और आपको थोड़ा सा आप समझ में आ जाएगा, आपको इससे आपको लव हो जाएगा, एकदम मतलब भारी नहीं लगेगा। और कहानी बताते हैं, मार्को पोलो का नाम सुने होंगे आप लोग। और भारत में कई ऐसे बस होते हैं टूरिस्ट वाले, बड़े बड़े वीआईपी बस जिसमें मार्को पोलो लिखा होता है। दरअसल मार्को पोलो की बात कर लेंगे तो मध्यकाल में भारत में इसी वेनेसिया से ही एक यात्री वेनिस से इंडिया आता है। याद रखेंगे, इसी इटली के वेनिस से कई देशों के यात्रा करते हुए जो है वो इंडिया में आता है, जिसका नाम मार्को पोलो है। और भारत आने के बाद यहाँ से भी वो चीन उन अलग अलग देशों की यात्रा किए थे। तो मध्यकाल में जितने भी यात्री हैं, आप अलबरूनी का नाम जानते होंगे, आप जो है इबन बतूता का नाम सुने होंगे, कई यात्री भारत में आए। उन सभी यात्रियों में भारत में यात्रियों का सरताज अगर किसी को कहा जाता है तो वो यात्री है जिसका नाम मार्को पोलो है। और ये मार्को पोलो इसी वेनिसिया का ही है, वेनिस का ही है। तो मार्को पोलो कहाँ का है भाई, तो वेनिस का है। तो ये बात है, आपको क्लियर हो गया होगा कि ये वेनेसिया है, लोम्बार्डी है, पिडमांट है और ये परमा है, मोडेना है, टस्कनी है। इतनी बातें क्लियर है। अब इसके नीचे की बात कर लेंगे। एक मिनट, मिट गया, चलिए। अब अगर नीचे की बात यहां पे हम करेंगे तो नीचे में एक इलाका, इसको कहते हैं नेपल्स। नाम याद रखेंगे, क्या कहते हैं, नेपल्स। और ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं जो नेपल्स से थोड़ा सा खिसक गया है, फिसल गया है, तो ये फिसली है, इसका नाम सिसिली। याद रखेंगे, इसका नाम क्या है, तो सिसली, ठीक है। फिसली ही सिसिली है। तो कई बार कंफ्यूजन हो जाता है बच्चा को कि ये सिसिली है कि ये नेपल्स है, या ये सिसिली है कि ये नेपल्स है। अभी तो देख रहे हैं तो कि ये वाला ये है, ये वाला ये है, लेकिन कंफ्यूजन हो जाएगा। तो याद रखेंगे, जो फिसली है वही सिसिली है। तब फिसल के समुद्र में चल गया है। ये नेपाल, ये आपका इटली का दक्षिण वाला है ना, ये आपका नेपल्स है। और यहाँ से फिसल के दक्षिण में जो गया है ये सिसिली है। क्लियर यहाँ तक। अब यहाँ पे दो जो देख रहे हैं ये आपका द्वीप है जिसका नाम सार्डिनिया है। और यहाँ पे एक छोटा सा जो द्वीप देख रहे हैं ये आपका कोर्सिया है। तो इतना भाग अगर क्लियर है, अब बीच में एक इलाका बच गया। ये इलाका आप पोप का कह सकते हैं। ये पूरे राज्य को अगर हम कहेंगे तो ये पेपल राज्य है। याद रखेंगे, कौन सा राज्य है, तो पेपल राज्य है। फ्रांस की सेना जो है वो पेपल राज्य में रहेंगी। यहाँ पे रोम है और पोप जो है ईसाई धर्म गुरु पोप यही रहेंगे, है ना। तो ये बातें आपको इतने इटली के क्षेत्र अगर क्लियर है, तब हम इटली के एकीकरण पढ़ने में तमाम अलग अलग लोगों का योगदान, इन सबको पढ़ेंगे। एग्जाम से संबंधित जो एकदम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आते हैं वो सारा साथ में समेटने का प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले एक झलक आपको ये सारी याद होना चाहिए। ये पिडमांट है, लोम्बार्डी है, वेनेसिया है।
फिर परमा, मोडेना और क्या है टस्कनी, ये पेपल राज्य है, नीचे नेपल्स और नेपल से इधर जो है जो फिसली है वही सिसिली है, तो ये सिसिली है। और ये आपका सार्डिनिया और ऊपर में एक द्वीप है इसे कोर्सिया द्वीप कहते हैं। और अभी पढ़ेंगे तो सार्डिनिया और पिडमान ये दोनों के जो राजा होंगे वो एक हो जाएंगे, है ना। तो अगर बात सबको क्लियर है तो अब हम थोड़ा सा यहाँ पे आते हैं नोट्स वाले मैप के सेक्शन में, और पहले मैपिंग आपका हम कंप्लीट कराएंगे और उसके बाद ही कहानी एकदम सब बांधने चलेंगे एकदम सीक्वेंस में, है ना। चलिए तो कहाँ गया भाई, कई तरह के मैप हमने यहाँ पे लगाए हैं, एक तो हमने खुद बनाए हैं आपको देने के लिए, और दूसरी बात जो है वो गूगल और तमाम जगह से जी उठा करके ले करके आए हैं, ताकि एकदम मैपिंग सिस्टम भी आपका एकदम जबरदस्त हो जाए। बिना मैप का हिस्ट्री पढ़ने में मजा नहीं है ना। और बाकी जर्मन पढ़ाएंगे तो जर्मन का भी पढ़ाएंगे, 300 क्षेत्र जो है तो वो तो संभव नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट वाले सब चीज हम लोग जो है वो कराने का प्रयास करें, ठीक है। तो जैसा हमें अभी मैप बनाया वैसा ही है, ये आपका पिडमांट है, लोम्बार्डी है, वेनेसिया है, परमा, मोडेना, टस्कनी, और ये पेपल राज, नेपल्स और ये सिसिली, ठीक है। यहाँ बीच में सार्डिनिया के ऊपर में एक कोर्सिया द्वीप है, क्लियर है यहाँ तक। ऊपर में स्विट्जरलैंड और इधर जो सीमा देख रहे हैं ये आपके ऑस्ट्रिया हो जाएगा, ठीक है। तो ये भाग देखे, ये दाग। अब हम जो आपको नोट्स देते हैं तो उसमें एक आपको ब्लैंक दिए हैं ताकि आप इसको खुद से भरेंगे तो ज्यादा कामगार आएगा, है ना, कामगार ज्यादा होगा। माफी चाहेंगे, लाइट का प्रॉब्लम है और पीडीएफ खुल नहीं रहा है। अब सारी कहानी जो है अब सीक्वेंस में हम लोग रखेंगे। तो ये मान के चलिए कि ये इटली जो है वो इस तरह से आपका था, है ना, इस तरह से एक बनाने का प्रयास कर लेंगे, छोटा सा नीचे जूता का आकार दे देना है बूट का, है ना। ये मान के चलिए कि इटली है, और ये सिसिली रह गया, ये सार्डिनिया के ऊपर में कोर्सिया, और ये जल्दी जल्दी बताइए ये क्या है भाई, जल्दी जल्दी बोलिए, उच्चारण करिए। तो ये जो है आपका क्या है, फटाफट से बताएंगे, पिडमांट है। इसके बाद में क्या है, लोम्बार्डी के बाद क्या है, वेनेसिया के बाद इधर क्या है, परमा के बाद क्या है भाई, तो मोडेना के बाद क्या है, तो टस्कनी। नीचे वाला जो इलाका देख रहे हैं ये नीचे का इलाका क्या है, तो नेपल्स है। नीचे के इलाका को क्या कहते हैं, तो इसको कहेंगे नेपल्स कहेंगे। और नेपल्स के बाद जो है नेपल्स या नेपाल बोल सकते हैं, और ये पेपल वाला इलाका है। और ये देखेंगे तो ये क्या था, तो ये सिसिली है, ये क्या है, सिसिली है। और फिर ये वाला इलाका जो देख रहे हैं इसका नाम क्या था, इसी का नाम है सार्डिनिया। क्या नाम है, सार्डिनिया। इतने बातें देख लिए। अब बात ध्यान से सुनेंगे हर एक सीक्वेंस में। इधर क्या हो रहा था कि ये फ्रांस उस समय में बहुत ताकतवर था, ध्यान रखेंगे। और फ्रांस की बात कर लेंगे तो फ्रांस को लेकर करके ऑस्ट्रिया के एक शासक है जिसका नाम क्या है, तो इसका नाम है मेटरनिक। ये मेटरनिक जो है वो ऑस्ट्रिया का एक शासक है, नाम क्या है, तो मेटरनिक, ध्यान रखेंगे। ऐसे इसे ड्यूक मेटरनिक भी बोलते हैं। इन्हीं का कथन है कि जब फ्रांस को सर्दी लगती थी तो पूरा यूरोप छींकता था, ठीक है। तो ये कथन पूछा जा सकता है कि जब फ्रांस को सर्दी जुकाम होते थे तो पूरा यूरोप छींकता था, ये कथन किसका है, तो ये कथन ऑस्ट्रिया के एक शासक ड्यूक मेटरनिक का है। अब ध्यान से समझिएगा बात को। फ्रांस में क्या हो रहा है कि फिर से वहां पे बुर्बो वंश का शासन आ गया। क्योंकि हम पहले देखे थे कि फ्रांस की क्रांति जो है वो 1789 में 1789 में फ्रांस की क्रांति हुआ, और बुर्बो वंश की जो है वहां पे लगभग समाप्ति हो गई थी। और बीच में जितने भी उठापटक हो गए ये फ्रांस के क्षेत्रों पे 1804 से लेकर करके और 1815 के आसपास तक देखे लगभग, तो ये नेपोलियन बोनापार्ट का भी यहाँ पे प्रभाव रहा। और इसके बाद जब नेपोलियन बोनापार्ट को वाटरलू के मैदान में सेंट हेलेना द्वीप पर भेज दिया गया, तो इस समय ऑस्ट्रिया के शासक जिसका नाम जो है वो मेटरनिक है, ये मेटरनिक क्या किया कि ये एक सम्मेलन बुलाया। यूरोप के बहुत सारे ऐसे कंट्री जहां जहां पुरानी विचारधारा राजतंत्र चलते थे, तो बगल के जो राजा थे वो कहीं ना कहीं नेपोलियन और उसके बनाई इस व्यवस्था से घबरा गए थे कि अगर हमारे यहाँ भी हमारी जो प्रजा है, जनता है, अगर इसी तरह से नेपोलियन की तरह, नेपोलियन जो संहिता लागू किया था 1804 में, और एक समान कानून तमाम तरह के नागरिकों को जो अधिकार दे रखे थे, तो अगल बगल के जो राजे थे वो घबरा रहे थे। जैसे ऑस्ट्रिया के राजा है, फ्रांस के राजा है, अलग अलग बहुत सारे राजा जहां राजतंत्र चलता था, राजा पुरानी मानसिकता के, रूढ़िवादी विचारधारा के है, और वंश परंपरा वंशानुगत चलता है, मतलब राजा का ही बेटा राजा बनेगा, तो सब लोग घबरा उठे थे।
तो वो हुआ क्या कि नेपोलियन का जब पतन 1815 में हो गया तो इसी 1815 ईस्वी में ऑस्ट्रिया की जो राजधानी वियना है, ध्यान रखेंगे ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है तो वियना है, और इसी वियना में याद रखना है 1815 में मेटरनिक के द्वारा जो है मेटरनिक के अध्यक्षता में एक सम्मेलन बुलाई जाती है और इस सम्मेलन को वियना सम्मेलन कहते हैं। ये याद रखेंगे क्या कहते हैं तो वियना सम्मेलन कहते हैं। तो वियना सम्मेलन कहेंगे, वियना संधि कहेंगे 1815 में। तो वो कहाँ हुआ था, इसका उद्देश्य क्या है, अगर सवाल कहे कि वियना सम्मेलन के क्या उद्देश्य है तो वियना सम्मेलन का यही उद्देश्य था कि अब तक नेपोलियन जो है चाहे उत्तरी इटली के इलाका हो, चाहे स्विट्जरलैंड का इलाका हो, लग्जमबर्ग हो, फ्रांस हो, इन सभी क्षेत्रों में नेपोलियन जो भी व्यवस्था बनाया है वो पुरानी सभी व्यवस्था का जो है वो समाप्ति कर करके सब व्यवस्था को हटा करके उन क्षेत्रों में फिर से राजतंत्र का बहाल कर देना है। समझ रहे बात है ना। तो यही इसका मेन उद्देश्य था, मोटिव था। और राजा का नाम क्या है तो ड्यूक मेटरनिक है जो कि ऑस्ट्रिया का चांसलर है। ठीक है, तो ये क्या किए कि ये तो किए हैं। और इसी वियना जब सम्मेलन हुआ था तो इस इटली को 7 टुकड़ों में विभाजित कर दिए, 7 क्षेत्रों में। ध्यान रखेंगे कई जगह पे आपको 8 पाठ मिलेगा लेकिन उस सब के फेरा में नहीं पढ़ना है, एग्जाम में फाइनल आंसर की साथ ही होगा। अगर कहा जाएगा कि वियना सम्मेलन के दौरान इटली को कितने क्षेत्रों में बांटा गया तो 7 क्षेत्र में बांट दिया गया। अभी कैसे एक एक क्षेत्र के बारे में बताएंगे, अब ध्यान से सुनेंगे। वो 7 क्षेत्र कैसे कैसे बटा ये समझिएगा। दरअसल यहाँ जो सार्डिनिया देख रहे हैं और ये पिडमान देख रहे हैं, ये दोनों को एक क्षेत्र के अधीन रखा गया, 2 इलाकों को एक क्षेत्र में रखा गया। और यहाँ के जो राजा यहाँ के जो पहले थे, बाकी उनके बारे में बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, लेकिन चार्ल्स एल्वर्थ जो थे, एल्वर्ट, तो चार्ल्स एल्वर्ट को यहाँ के शासक बना दिया गया। लोकल पहले के रूलर्स थे। ठीक है, कौन कौन इलाका है तो सार्डिनिया और पिडमान, तो यहाँ के एक शासक हो गए चार्ल्स एल्वर्ट, यहाँ के राजा बने। और यहाँ पे अभी जो दिखाए कि ये लोम्बार्डी है और एक वेनेशिया है, ये दोनों को ये ऑस्ट्रिया के पास से लगता था। तो ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक कहे कि ये दोनों इलाका हम लेंगे। कौन कौन इलाका, इलाका का नाम याद रखना है तो इलाका का नाम है गुरु, इसका नाम क्या है तो लोम्बार्डी है। इसका नाम क्या है तो लोम्बार्डी है। और लोम्बार्डी के बगल में क्या है तो वेनेशिया है। तो ये लोम्बार्डी और वेनेशिया को ऑस्ट्रिया के शासक अपने अंडर में रखे। इसके बाद यही इन्हीं का लर्जर आप कह सकते हैं, मतलब रिश्तेदार, ये फैमिली मेंबर के जो लोग हैं उन सबको यहाँ पे अलग अलग क्षेत्र दे दिए कि तुम लोग राज करो, है ना। तो आप इस इलाका को आप कह सकते हैं कि यहाँ पे हैब्सबर्ग का शासन था। ठीक है, तो ये हैब्सबर्ग में मतलब मेटरनिक के जो रिश्तेदार है, तो किसी को सबसे ऊपर का इलाका जिसको परमा कहते हैं तो किसी को परमा दिया गया, किसी को मोडेना दिया गया और मोडेना और ये आपका टस्कनी। ठीक है, तो ये टस्करी नहीं, कई लोग टस्करी बोलते हैं लेकिन टस्कनी लिखा था। ठीक है, 3 क्षेत्रों को 3 अलग अलग लोगों को सौंप दिया गया। तो अभी क्षेत्र काउंट करेंगे, सार्डिनिया और पिडमान दोनों मिला के एक क्षेत्र। ठीक है, एक ही रूलर है, राजा है। और ये लोम्बार्डी और वेनेशिया की बात कर लेंगे तो ये मेटरनिक के अंडर में डायरेक्ट आता है, तो ये 2 क्षेत्र हो गया। और एक 3, 4 और ये क्या हो गया गुरु तो ये आपका हो गया 5। क्लियर है यहाँ तक। और ये बीच का जो पेपल राज्य बना, पेपल राज्य जो बच रहा है यहाँ पे, इस पे आपका ज्यादातर पोप का प्रभाव है। और रोम यहाँ जो राजधानी हुआ करती थी, ये रोम भी आपका यहीं पे है। ठीक है, पूरे ईसाई का कहीं ना कहीं केंद्र बिंदु। और आपको बता दें कि ये रोम की बात कर लेंगे तो कहीं ना कहीं अपना गौरव इतिहास लेकर के बैठा हुआ करता था। चूंकि बहुत पहले की बात कर लेंगे तो यूरोप के दक्षिणी हिस्सा में, जिसमें इटली के तमाम इलाका आते थे, और अफ्रीका नीचे में, अफ्रीका लगता है इस मेडिटेरियन सी के नीचे, तो अफ्रीका के उत्तरी इलाका और एशिया का जो पश्चिम साइड है, ये 3 महाद्वीपों में फैला हुआ एक बहुत बड़ा साम्राज्य इंपायर था जिसे रोमन इंपायर कहते थे, रोमन साम्राज्य कहते थे। और उस रोमन साम्राज्य की राजधानी केंद्र बिंदु जो है वो इटली के रोम हुआ करती थी। तो कहीं ना कहीं इसका जो इतिहास है वो काफी गौरवपूर्ण है। और एक एक पॉइंट पे हम बात करेंगे तो और लगेगा कि भाई बहुत अनोखा है। खैर जो भी हो, तो ये पेपल्स वाले जो इलाका है ये आप समझिएगा कि ये सब पोप के अंडर में है, अधीन में है। जो धर्म गुरु पादरी होते हैं उसी को आमतौर पे पोप कहते हैं। जैसे खलीफा जो थे, इस्लाम का जो मेन सरताज है पूरे इस धरती पे, तो जहां तहां इस्लाम को गाइडेंस करने के लिए मस्जिद में मौलाना लोग होते हैं,
और उन्हें मौलाना के भी ऊपर में, दुनिया के सारे मौलाना के ऊपर में, जो मौलाना जिनकी बातों के माने, जिनको खलीफा कहते हैं, तुर्की वगैरह में पढ़े होंगे उनका, है ना, उसी तरह से पूरी ईसाई धर्म के गुरु यहाँ पे पोप है। अब यहां समझेंगे, बच गया नीचे के दो इलाका, एक को नेपल्स कहते हैं, एक को सिसिली कहते हैं। तो इसको दिया गया, इधर जो फ्रांस था, इस फ्रांस में क्या किया गया कि मुख्य रूप से फ्रांस में ही तो व्यवस्था ये लाया है ना भाई नेपोलियन बोनापार्ट, वही तो उसका कब्जा था, धीरे धीरे करके अलग अलग क्षेत्र को जीता। तो फ्रांस को भी ये वियना सम्मेलन हुआ तो इटली को 7 टुकड़ों में बांटा गया, कुछ जर्मन में भी इसका प्रभाव छोड़ा गया ताकि जर्मन का एकीकरण ना हो सके। और ये फ्रांस जो है, ये फ्रांस में जो पहले नेपोलियन आया और नई व्यवस्था लाया, ये तो ये पहले, और एक बात बता दे कि जब 1789 में क्रांति हुई थी, फ्रांस की क्रांति, तो पहले यहाँ के उस समय शासक थे जिनका नाम लुई 16वां है, याद रखेंगे। लुई कौन थे? तो 16वां। तो लुई 16वां जो शासक हुआ करते थे, तो इनको जो है से कि लोग गिलोटिन पे चढ़ा दिए थे, मार डाले थे। तो इसके बाद बीच में लुई 17वां को जो है वो मौका ही नहीं मिला, ठीक है। लेकिन अब जब नेपोलियन का पतन हो गया तो लुई 18वां, ध्यान रखेंगे, लुई 18वां जो है इन्हीं को फ्रांस के गद्दी के ऊपर में बैठा दिया गया, ठीक है। तो 1815 में जब नेपोलियन बोनापार्ट का पतन हुआ तो फ्रांस की गद्दी पे कौन आया भाई? तो लुई 18वां आ गए। मतलब एक तरह से फिर से फ्रांस के क्षेत्रों में बुर्बो वंश की स्थापना। अब ध्यान से सुनेंगे, कई जगह पे आप सुनेंगे कि इसमें फ्रांस और आपके स्पेन का जो है वो वर्चस्व, इसमें क्या है? तो देखिए, फ्रांस के जस्ट सीमा अगर हम पश्चिम की ओर जाएंगे तो स्पेन से सटेगी, और स्पेन की सीमाएं जस्ट जो है पश्चिम में जाएंगे तो पुर्तगाल से सटेगी। तो फ्रांस का पड़ोसिया हुआ करता था स्पेन। और अगर बात कर लेंगे तो फ्रांस में जो बुर्बो वंश चलता है मुख्य रूप से फ्रांस में, उसी की एक शाखा स्पेन में भी चलती है। तो कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाता है कि बुर्बो वंश हम फ्रांस पढ़े, यहाँ स्पेन है। तो आप अब जो चीजें हैं, एक एक छोटी छोटी चीजें आप आराम से समझ सकेंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो ये ध्यान से सुनेंगे, स्पेन, ये बुर्बो वंश को जो है वो आपका नेपल्स और सिसिली को सौंप दिया गया कि दक्षिण के हिस्सा पे आप शासन करिए। मतलब ऑस्ट्रिया के राजा मेटरनिक ऐसे क्षेत्र को बांटा है इटली को कि किसी भी तरह से चाह कर करके भी कोई इटली का एकीकरण नहीं कर सकता है। चूंकि एकीकरण होगा तब तो ये मजबूत हो जाएगा ना। ये पड़ोसिया जान रहा है कि अगर इन सभी क्षेत्रों को एक कर करके जब यहां से लेकर के यहां तक एक नाम से बुलाए जाएंगे और एक यहाँ कुछ भी होगा तो यहाँ के लोग भी कहीं ना कहीं इसके बारे में सोचेंगे। राष्ट्रवाद की भावना का विस्तार हो जाता है जब कोई एक क्षेत्र हो जाता है तो। और ये कहीं ना कहीं चाहे वो संस्कृति हो, चाहे वो आर्थिक चीजें हो, कहीं ना कहीं सामाजिक सभी पक्षों में काफी मजबूत हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा, मिलिट्री से लेके तमाम चीजों में। तो अगर हमारा पड़ोसिया मजबूत हो जाएगा तो कहीं ना कहीं हमारे लिए घातक है। और इसीलिए इटली को इस तरह से ये वियना सम्मेलन में 7 क्षेत्रों में बांट दिया। ठीक है, अब क्लियर हो गया। ये एक क्षेत्र में दोनों मिला के होगा एक, और ये 3 अपने गोतिया को, तो 3 और 1 4, 1 2 खुद रखा लोम्बार्डी और वेनेसिया। ठीक है, तो 3 और 1 4, 4 1 5, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, और एक अगर बात कर लेंगे फिर से देखें, यहाँ से 1 हो गया आपका, 2 हो गया, 3 4 और 5, और एक पोपल है बीच में छिप गया था। ठीक है, 6, और नेपल्स और एक सिसिली 7। तो ये 7 क्षेत्रों में जो है वो बांटे गए और सबका अलग अलग टाइम पे एकीकरण होगा, सबके लिए अलग जो है वो माहौल बनेगा। तो हम एक एक कर करके अभी हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, बाकी नोट्स में एकदम बारीकी से हम देंगे कि किस क्षेत्र का एकीकरण कब हुआ, इसका कब हुआ, इसका क्या हुआ, लोम्बार्डी का कैसे हुआ, सारा कुछ। लेकिन अब इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी, है ना, कि फ्रांस में क्या चल रहा है भाई। तो जो फ्रांस में पहले बुर्बो वंश चलता था, इसका खात्मा हो गया था नेपोलियन के आने के बाद, फिर नेपोलियन का पतन हो गया, तो फिर से वहां बुर्बो वंश को स्थापित कराया गया और वहां राजा हो गए लुई 18वां। तो लुई 18वां 1815 से लगातार बेचारा शासन करते रहे और ये लगभग 1824 ईस्वी तक शासन किए और 24 तक ज्यादा कुछ भी उथल पुथल नहीं किए, क्योंकि जानते थे कि कहीं ना कहीं अपने बाबा दादा को देखे थे कि कैसे जनता आक्रोश में आकर के गिलोटिन पे चढ़ा देती है। तो इनको सत्ता मिला और आराम से जो है सादगी से सत्ता को अपना संभाले और एकदम राज किए, है ना। तो एकदम कहते हैं ना कि एकदम काफी कूल एंड
इनोसेंट आदमी है भाई, उसी तरह से एकदम मौज में शासन किए। जनता के ऊपर में कोई ऐसे आक्रामक कोई नीति, कोई ऐसा पॉलिसी बना देना जिससे जनता काफी नाखुश हो जाए, बगावत पे उतर जाए, ऐसी कुछ चीजें नहीं हुआ। फ्रांस में यहां तक काफी अच्छा से चला। 1824 की बात कर लेंगे तो फ्रांस में अब उठल पुठल का दौर शुरू हो गया। 1824 में लुई 18वां की मृत्यु के बाद यहाँ के जो राजा बनते हैं उनका नाम है चार्ल्स दसम। याद रखेंगे इनका नाम क्या है, तो चार्ल्स ऐसे दसम लिख सकते हैं और नहीं तो रोमन में आप ऐसे लिख सकते हैं 10th करके, ठीक है। तो चार्ल्स दसम 1824 ईस्वी में फ्रांस का राजा हो गए। लेकिन अब इनके टाइम आते आते कहीं ये पुरानी चीजों को भूल गए थे और पूरे पावर में आ गए और धीरे धीरे अमीरों के पक्षधर में होने लगे। खास कर करके इन्होंने, ये तो राजा है लेकिन एक चांसलर प्रधानमंत्री के पद पे जिनको चूज किए तो वो और अमीरों के प्रभाव में चला गया। उसका नाम भी आपको याद रखना है। उसका नाम क्या है भाई, तो उसका नाम है, यहाँ पे दूसरा पेज ले ले ताकि कई बार मिटा देने के बाद फिर आएगा नहीं तो दिक्कत है। तो ये याद रखेंगे 1824 में जो राजा बना इनका नाम क्या है, तो इनका नाम है, फ्रांस की बात कर रहे हैं अभी, चार्ल्स दसम है, ठीक है, चार्ल्स दसम। और इन्होंने अपना प्रधानमंत्री जो है वो पोलिग्नेक को चुना। याद रखेंगे किनको चुना, तो पोलिग्नेक को। याद रखेंगे, वर्डिंग में अभी मिस्टेक हो जाएगा, पहले लिख लेते हैं आराम से फिर बोलेंगे। पोलिग्नेक जो है वो आपका प्रधानमंत्री बना। कहाँ का भाई, तो फ्रांस का। बनाया कौन, तो चार्ल्स दसम ने बना दिया। लेकिन ये पोलिग्नेक जो है वो धीरे धीरे अमीरों के पक्षधर हो गया, अमीर के प्रभाव में चला गया। और ऐसा होता है, अगर आप गरीब है तो अमीर के बुराई करिएगा, लेकिन जिस दिन अमीर हो जाइएगा तो आपको गरीब को देख के लगेगा कि इन लोग का कुछ नहीं होने वाला है। गरीब ये लोग अपना कहीं ना कहीं अपने हालात से, अपने लाचारी से ही गरीब है, अपना बुद्धि से कोई परिवर्तन नहीं आने वाला है। तो ऐसा हो जाता है, जैसे जैसे आप अमीर होइएगा तो आपको अमीर आदमी अच्छा लगेगा, अमीर का आप पक्षधर हो जाइएगा। आप चाहेंगे कि अपने से और ज्यादा अमीर आदमी से, हैसियत वाले से हम अपना नाता रखें ताकि हमको जो नीचे के लोग हैं वो हमको ज्यादा वैल्यू दे। तो ऐसा होने लगता है। तो पोलिग्नेक जो है वो धीरे धीरे अमीरों के प्रभाव में आ गया और कोई यहाँ पे जो है कुछ भी नहीं हुआ 1824 से लेकर के। और कहते हैं कि जुलाई 1830 के वो टाइम आ गया कि जनता एकदम परेशान होकर करके और जुलाई 1830 में फ्रांस में फिर एक क्रांति कर देती है। ध्यान रखेंगे, एक क्रांति जो फेमस है फ्रांस के 1789, और सेकेंड बार में फ्रांस की क्रांति जो है वो जुलाई 1830 में हुआ। जनता आक्रोशित आकर करके और पूरी तरह से जो है वो पेरिस के सड़कों पे राजा के महलों को चारों तरफ से घेर लेता है। राजा विवश होकर करके चार्ल्स दसम जो है वो राजगद्दी छोड़ कर करके सीधा बेचारे भाग जाते हैं डर के। कहा, तो इंग्लैंड। अभी जितने राजा आएंगे सब यहाँ से भाग के इंग्लैंड चल जाएंगे, क्योंकि इंग्लैंड में देखेंगे कि वहां राजतंत्र जो चलता था लेकिन राजा के पास में उतने तानाशाही सिस्टम नहीं थे। राजा तानाशाह होकर शासन नहीं करता था, सारे कहीं ना कहीं लोगों से ही मतलब राजा के पावर्स को सीज कर दिया गया था। पार्लियामेंट, संसद होते थे और तमाम प्रतिनिधि आते थे और उन लोग से आराम से शासन होता था। तो वहां जनता में राजा के प्रति कोई आक्रोश नहीं होता था। तो इसीलिए वहां चीजें शांत होने के कारण यहाँ से राजा वहीं भाग जाते थे। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। ये तो भाग गए। अब ये लोग इतना हो गए कि नहीं भाई, अब किसी भी हाल में बुर्बो वंश को यहाँ गद्दी पे नहीं बैठाना है। तो बात ध्यान सुनिएगा। फिर क्या हो गया कि दूसरा वंश आ गया 1830 में। दूसरा वंश आ गया जिसे आर्लीहेंस वंश कहते हैं। और आर्लीहेंस वंश का जो राजा बना उसका नाम है लुई फिलिप। याद रखेंगे इसका नाम क्या है, तो लुई फिलिप है। खाली कथा नियन, कहानी नियन सुन लीजिए और नोट्स दे देंगे, एक बार लिख के याद कर लीजिएगा, चीजें हो गया आपका। ठीक है, तो लुई फिलिप जो है वो अगला राजा बनता है। और ये जब राजा बनता है तो ये अपना प्रधानमंत्री जो है वो गीजो को चुन लेता है। ये अपना प्रधानमंत्री किससे चुनता है, गीजो को। और गीजो में भी वही चीज हो गया, शुरू तो ठीक रहा और धीरे धीरे गीजो अमीरों के पक्षधर में ये भी चला गया। और कहते हैं ऐसा 1-2 साल नहीं, तकरीबन जनता 1830 से 1848 तक देख ली, लेकिन 48 तक कोई चेंजिंग जब नहीं हुआ तो फाइनली जो है यहाँ की जनता परेशान होकर करके और यहाँ सड़कों पे उतर आई। कहाँ भाई, फ्रांस के जो पेरिस है, पेरिस के सड़कों पे उतर गई और ये लुई फिलिप और गीजो के प्रति विरोध में नारे लगने लगे। जनता आक्रोश में आई। हालांकि लुई फिलिप ये प्रयास करते रहा कि हमने गीजो को यहाँ से हटाएंगे, क्योंकि ये गीजो इस दौरान में कई जो है अलग अलग अमीरों के लिए अच्छे अच्छे नियम बना दिए थे ताकि अमीर को काफी रिलैक्स मिल जाए।
समझ रहे बात। और जितना अमीर को रिलैक्स मिलता उतना ही गरीब को नुकसान होने वाला था। जैसे ये लोग विशेषाधिकार पारित कर देते थे कि जैसे अमीर जो वर्ग है, कुलीन वर्ग के लोग हैं, सामंती जमींदार वर्ग के जो लोग हैं, उनको टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा, कुछ ज्यादा आजादी रहेगा हर चीजों में, और जो गरीब है उनको ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा। कानूनी स्तर पर भी दोनों में एक जैसी समानता नहीं देखी जाएगी। तो ऐसे ऐसे जनता में कहीं ना कहीं आक्रोश ज्यादा हो जाता था। फाइनली जनता ने किसी के नहीं सुनी। हालांकि ये लोग कहते रहे कि हम गीजो को बर्खास्त कर देंगे, हटा देंगे, ठीक है, चीजें समझौता करने के पक्ष में थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। फाइनली लुई फिलिप को भी 1848 ईस्वी में फ्रांस की गद्दी छोड़ करके इंग्लैंड भागना पड़ गया। तो इस तरह से हम देखें कि फ्रांस में 1848 तक का जो दौर रहा, ये बड़ा ही अलग किस्म का दौर रहा। और यही एक बड़ा शक्तिशाली देश जो इटली के समीप अभी हम लोग देखें कि ऑस्ट्रिया है, तो ऑस्ट्रिया में भी 1815 से लेकर के जब पतन हो गया था नेपोलियन बोनापार्ट का, तब से लेकर के 48 तक ऑस्ट्रिया का जो शासक जो मेटरनिक है, उसका भाई प्रभाव बहुत ज्यादा रहा है। तो ये बात आपको याद करना है, समझना है कि मेटरनिक का प्रभाव ऑस्ट्रिया में 1815 से लेकर के 1848 तक रहा। यहां तक कि ऑस्ट्रिया का प्रभाव आसपास के देशों पे इतना हो गया था इन दौरान 1815 से 48 के बीच में कि यूरोप के इतिहास में इसे मेटरनिक युग के नाम से जानते हैं। तो जैसे नेपोलियन युग कहते हैं, यूरोप के इतिहास में 1800 याद रखेंगे 4 से लेकर के 15 तक का जो टाइम है उसे हम कहते हैं नेपोलियन युग, और 1815 के बाद 1848 तक आते हैं तो उसको कहते हैं मेटरनिक युग, ठीक है, क्योंकि इस टाइम पीरियड में इन दोनों लोगों का यूरोप के कहीं ना कहीं इतिहास में बहुत ज्यादा जो है वो प्रभाव रहा, ठीक है। तो इतनी बातें आपको समझ में आई कि फ्रांस में क्या क्या भाई चल रहा है, उठा पटक चल रहा है। और इधर जबकि फ्रांस काफी मजबूत था पहले, आप अभी कथन सुने यहाँ के जो शासक है वो कहता था कि ऑस्ट्रिया को फ्रांस को अगर सर्दी जुकाम होती है तो पूरा यूरोप चीखता है। मतलब बदलाव का अगर लहर वहां कुछ भी होगा तो उसके देखा देखी कहीं ना कहीं सभी में बदलाव आएगा, ठीक है। अब बात ध्यान से सुनिएगा बात को। अब यहां हम आपको अब समझाने का प्रयास करेंगे कि इसी इटली के उत्तर में एक देश है, इसको स्विट्जरलैंड कहते हैं। और इस स्विट्जरलैंड में 1807 ईस्वी में एक व्यक्ति का जन्म होता है। 1807 में उस व्यक्ति का नाम जो है वो मेजनी रहता है। यहाँ पे अगले स्लाइड में लिखने का प्रयास करेंगे। अभी फाइनली जो है केवल और केवल जोसेफ मेजनी की चर्चा कर ले। तो जोसेफ मेजनी, ध्यान रखेंगे जोसेफ मेजनी, जिसे मेत्सिनी लिखेंगे, शुद्ध में लिखेंगे हम लोग ऐसे मेत्सिनी, ठीक है। तो जोसेफ मेत्सिनी की बात कर लेंगे तो 1807 में इनका जन्म होता है स्विट्जरलैंड में। कहा होता है भाई? तो स्विट्जरलैंड में जन्म होता है। हालांकि 1807 में ही जोसेफ मेजनी का जन्म होता है। और इसी जोसेफ मेजनी को आदर्श मानने वाले दक्षिणी इटली के जो गैरीबाल्डी है, तो गैरीबाल्डी मेजनी को आदर्श मानते हैं, लेकिन गैरीबाल्डी का भी जन्म इसी टाइम पे हुआ है। तो अगर हम गैरीबाल्डी को साथ लेकर के चले तो यहाँ पे हमने यहाँ पे पहले लिख दे 1807 और ये 1807, ठीक है। और दोनों का जन्म, इधर गैरीबाल्डी का जन्म दक्षिणी इटली में हो रहा है, ध्यान रखेंगे गैरीबाल्डी का जन्म जो है वो आपके 1807 में ही हो रहा है। और यहाँ अगर बात कर लेंगे तो 1807 में ही जो है वो जोसेफ मेत्सिनी का हो रहा है, ठीक है। तो जोसेफ मेत्सिनी को थोड़ा इधर कर ले इनका, चलिए भैया आप इधर आ जाइए, आपका इधर जन्म हो गया, ठीक है। और ये कॉलम भाग गया उधर, कोई बात नहीं, ठीक है। और ये हो ही गया तो यहाँ पे एक मिटा देते हैं और ये इनको टांग के ऊपर कर देते हैं ना। चलिए धैर्य बना के सुनेंगे, सारी चीज आपको कॉन्सेप्ट यहीं क्लियर हो जाएगा, है ना। जब ये बहुत पुराना विधि कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, नोट्स हमारे पास है, लेकिन जो सटीक होता है उस विधि से हम आपको समझा रहे हैं। सटीक यही होता है कि गुरु के हाथ में एक पेन होना चाहिए केवल, और सारी चीज उनके भेजा में होना चाहिए, और मुख से बोल करके समझा दे, तब जाके वो आपके भेजा में आ जाएगा। और इस स्लाइड से 10-10 घंटे की क्लास हो जाएंगे और आंख फाड़ फाड़ के देखते रह जाइएगा। गुरु कुछ नहीं होने वाले हैं, उसका 20% भी आपके जहन में नहीं आएगा। कहने के लिए लगेगा कि समझ में आ गया, 2 दिन में वो सरक जाएगा, है ना। क्वेश्चन नहीं सॉल्व होंगे, तमाम तरह की समस्या आएंगे। ऐसे सुनिए, ये सबसे बढ़िया तरीका होता है, एकदम पुराना विधि, है ना। अब ध्यान सुनेंगे, ओल्ड इज गोल्ड बोलते हैं ना, वही। तो 1807 में दोनों आदमी का जन्म होता है। जोसेफ मेजनी को ये गैरीबाल्डी अपना आदर्श मानते थे, ये भी बात ध्यान सुनेंगे। गैरीबाल्डी अपना आदर्श एक ही साल में जन्म है, लेकिन मेजनी को आदर्श मानते हैं। तो पहले मेजनी की बातें कर लेते हैं। जोसेफ मेजनी का यहाँ जन्म होता है। धीरे धीरे कहते हैं कि इसी दक्षिणी इटली के नेपल्स का जो इलाका है, वहां पे दक्षिणी इटली में एक पार्टी बनती है 1810 में, जिसे कहते हैं कार्बोनरी। ध्यान रखेंगे क्या कहते हैं? कार्बोनरी।
कार्बोनरी एक गुप्त क्रांतिकारियों का पार्टी है। जैसे इटली अभी हम लोग देखें कि अब इटली के जो जनता है वहां पर कहीं ना कहीं एकीकरण की भावना जागेगी। ध्यान सुनेंगे, ये जब 7 टुकड़ों में बांट दिया ये सब अलग अलग क्षेत्र में, तो कुछ ऐसे भी तत्व है जो चाह रहे थे कि इटली का एकीकरण हो, मतलब वो सहायक तत्व में आएंगे। लेकिन कुछ ऐसा लग रहा था कि इटली का एकीकरण तो पॉसिबल नहीं है, तो वो इटली के बाध्य तत्व में आ जाएंगे। जैसे अगर हम सबकी बात करेंगे, जैसे अगर कुछ एग्जाम्पल बताएं आपको, तो आप नॉर्थ इटली से लेके साउथ इटली में चले जाएंगे, सभी जगह एक ही धर्म के लोग हैं जिसे हम कहते हैं कैथोलिक ईसाई। ध्यान रखेंगे, तो यहाँ कैथोलिक ईसाई का बोलबाला नॉर्थ इटली से लेकर दक्षिण तक है। तो कहीं ना कहीं सभी जगह एक ही धर्म व्यापक रूप से है। तो ये धर्म क्या करता है, एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास करता है। तो ये इटली के सहायक तत्व हो जाएंगे। इसके अलावा अगर कहीं देखें तो सब एक ही नस्ल के थे, एक ही भाषा के थे, तो ये सब सहायक तत्व है। सिंपल बता दें, एकीकरण का मतलब क्या है? एकीकरण का मतलब है कि बिखरे बिखरे क्षेत्र एक हो जाए। जैसे अगर मान के चलिए आप 3 भाई हैं, है ना, आप कितने भाई हैं भाई? तो 3 भाई हैं, ठीक है। और ये रहे 3 भाई, एक इधर एक इधर एक बीच में। 3 भाई, एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर है और एक वकील है ना। 3 भाई मतलब अच्छे अच्छे पोस्ट पे कुछ भी ले सकते हो, कोई आईपीएस है, कुछ भी है, और इतने पैसे कमा रहे हैं और इतने बढ़ी चढ़ी पावर है भाई कि अगर कुछ ये हुआ तो वो देख लेगा, वो देख लेगा। कहीं अपना नहीं है तो उसका जो जॉब में है बड़े पोस्ट पे उसका दोस्त है अलग अलग विभाग में, और पड़ोसिया की हालत खराब है, जल के एकदम राख होल है। वो ई फेरा में रहेगा कि कैसहू ई तीनों के फोड़ देंगे, तीनों के हड़िया बर्तन बढ़ जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, और जैसे ही दूरी बनेगा वैसे ही ये दोनों एक दूसरे के कट्टर हो जाएगा। और इकट्ठर हो जाएगा तो इसमें से सबकी स्थितियां आपस में फिर क्या हो जाएगी, गंभीर। अभी 3 एक है, अगर कहीं जमीन लेना है तो पता चला कितना की जमीन है, तो इतना के तीनों तनी तनी मिला है, तुरंत जमीन के जमीन खरीदा रहा है, घूम रहा है, पी रहा है, खा रहा है, एकदम मजबूती के साथ है ना। पड़ोसिया के एकदम छाती पे सांप लौटेले है, लेकिन पड़ोसिया इस चक्कर में है कि कब इसका घर फूट जाए, टूट जाए, और ये जब टूट जाएगा तो ये एकीकरण नहीं हुआ। लेकिन अब ध्यान से सुनेंगे, किसी तरह से कोई परिवार में ऐसा भी होगा, ये ज्यादातर अपना ही खून होता है, नहीं तो बाकी जैसे बोल देता है कभी कभी अपना खून गड़बड़ा जाता है सब, ठीक है। तो अब इसमें जो चाहेंगे कि ना रे बाबू, तीनों भाई मिलजुल करके रहो और साथ में बनो, दूसरा के कहला से अलग फलग ना हो, अलग नहीं रहो। जब 3 एक रहोगे तो कोई नहीं बोलेगा बाबू 5 अंगुरिया, अगर 1 अंगुरिया इसे रहेगा ना और 1 अंगुरिया तक कोई ऐसे मार के चला जाएगा, कभी भी आफत आ जाएगा तो दिक्कत है। लेकिन जब 5 मिल जाता है ना, तो मारोगे कहूं ना तो एकदम जम लेगा। 1 उंगली से कितनों मारोगे तो किसी को चोट नहीं लेगा, आप 5 से मारोगे तो एकदम पूरा पंजरिया कवर जाएगा। समझ रहे बात ना, एक बात कर रहे हैं, मतलब मजबूती आ जाता है। तो जो कह रहे हैं कि एक हो जाए, वो एक तरह से सहायक तत्व है। जो चाह रहे हैं कि एक हो जाए, जो ऐसा मैटर या कैसे विचार आ रहे हैं जिससे लग रहा है कि पूरे इटली का एकीकरण हो जाएगा, तो वो सहायक तत्व हो गया, और जो नहीं चाहते वो बाध्य तत्व। जैसे बाध्य तत्व की बात कर लेंगे तो हम आपको बता दें, इसमें सबसे बड़ी बाधा ऑस्ट्रिया एकदम नहीं चाहता था कि इटली का एकीकरण हो, क्योंकि ये इसीलिए तो वियना सम्मेलन में इसे 7 टुकड़ों में विभाजित किया था। दूसरी बात अगर हम बता दें आपको, तो यहाँ जो ये पोप जी जो है, ये तो धर्म गुरु है, तो ये चाह रहे थे कि पूरे इटली का एकीकरण हमारे नेतृत्व में हो जाए पोप, ताकि सब जगह पे हमारे जो है वो बोलबाला चलते रहे। ये धर्मगुरु है, धर्मगुरु उसी तरह से अपना शासन व्यवस्था पहले की तरह चलाना चाहते हैं। दूसरी बात देखें कि इधर सार्डिनिया और पिडमान के एक शासक यहाँ के लोकल है, ठीक है, और ये आपके चार्ल्स एल्वर्ट के बाद जो है यहाँ के राजा बनेंगे, जिनका नाम विक्टर इमैनुअल होता है, विक्टर इमैनुअल द्वितीय। और वो चाहते हैं कि हम जो है पूरे इटली का एकीकरण करें। तो इस तरह से देखेंगे कि प्रॉब्लम आ रहा है, छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित है इटली, फिर ये चाह रहा है कि हम एकीकरण करें, ये चाह रहे हैं कि हम एकीकरण करें, और इसमें चाह रहे हैं कि भाई ये सबसे बड़ा बाधा ये है। तो कुछ सहायक तत्व है और कुछ बाध्य तत्व है, ठीक है। तो चलिए अब हम बात मेजनी के ऊपर में रहते हैं, एकदम टू द पॉइंट, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, तो दक्षिणी इटली में इटली को आजाद करने के लिए, अच्छा दक्षिणी इटली का प्रांत देखे तो देखे क्या है, नेपल्स और सिसिली है, दिमाग पे जोर दीजिए। तो नेपल्स और सिसिली किसको मिला है, तो वो मिल गया है बुर्बो वंश का, और बुर्बो वंश तो यहाँ का है नहीं दक्षिणी इटली का। तो एक तरह से दक्षिणी इटली के जो निवासी है उन पर विदेशी शासन शुरू हो गया जी। बुर्बो वंश कहाँ जो है, जैसे कि उसकी शाखा एक स्पेन में और मुख्य रूप से फ्रांस का वो वंश है। तो फ्रांस और स्पेन का रूलर अगर दक्षिणी इटली पे शासन कर रहा है तो किसी को बर्दाश्त होगा?
अगर मान के चलो इंडिया है, मोदी जी कितनों खराब आदमी है लेकिन हिंदुस्तान के आदमी है। अगर अमेरिका के आदमी भारत के प्रधानमंत्री रहेगा तो हमने की राशा आएगा, लगे दूसरा देश के आदमी है, दूसरा देश तो अपना ही तनी मनी खराबो रहेगा चलेगा। कैसे होता है, जैसे मान के चलो कि अगर किसी के बेटा उटा लगाए चाहे मत लगाए, लेकिन जगह जमीन है तो दूसर के बेटा के देवल पार नहीं लगता है ना। तो अपन बेटा मारे बांस लेके चाहे जे रखे तो भाई अपना, तो एक अपनापन होता है और दूसरा पराया पराया जैसा लगता है। तो ये कहीं ना कहीं दक्षिणी इटली के लोग चाह रहे थे कि यहाँ से विदेशी राजवंशों का शासन खत्म हो। तो दक्षिणी इटली में ही 1810 में एक गुप्त क्रांतिकारियों का संगठन बना जिसे कार्बोनरी संगठन कहते, एग्जाम में आएगा कि कार्बोनरी संगठन की स्थापना कहाँ की गई थी, तो दक्षिणी इटली में। कब की गई थी, तो 1810 में। अब जब जोसेफ मेसनी जो 1800 जन्म इनका हुआ था 1807 में, जब ये लगभग 24 वर्ष के हो गए थे तो ये आगे चल के, चूंकि इनकी विचारधारा जो है ये इटली के बगल में ही है और ज्यादातर इटली से इनका संबंध रहा है, और चाहे वो स्विट्जरलैंड हो, चाहे उत्तरी इटली हो, चाहे फ्रांस है, इन सभी क्षेत्रों में नेपोलियन बोनापार्ट ने राष्ट्रवाद की भावना भड़का चुके थे। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। 24 वर्ष के हो गए, इनकी विचारधारा क्रांतिकारी जैसा हो गया, तो इन्होंने गुप्त जो आपका क्रांतिकारियों का संगठन है जिसे कार्बोनरी संगठन कहते हैं, इसका ये मेंबर बन गए। इसके बाद की कहानी अगर बताएं तो 1800 फिर बीच में ये इसमें पार्टिसिपेट कर गए, कहीं हंगामा भी हुआ, इनको यहां से निकाल दिया गया, तो निकाल दिया गया, इटली इनको छोड़ना पड़ गया। इस दौरान ये निर्वासन के दौरान फ्रांस चले गए और फ्रांस में जाकर के वहां पे एक संगठन बनाए युवाओं को लेकर करके, याद रखेंगे। और वो बना कब, तो 1831 ईस्वी में, और इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम था यंग इटली। इसको याद रखिएगा, यंग इटली। बाकी आप जब अलग अलग एग्जाम में जाएंगे कॉम्पिटिटिव में तो आपको यंग इटली से संबंधित ऐसे सटा सटा के देगा। एक यंग इटली है, ठीक है, एक यंग यूरोप होता है, एक यंग इंडिया होता है, एक न्यू इंडिया होता है। समझ रहे बात है ना। तो ऐसे बहुत सारे चीज एक जगह रख देंगे ताकि एक कंफ्यूजन जैसा हो। बाकी जैसे जैसे आप पढ़ते चल जाएंगे तो पता चलेगा यंग इटली महात्मा गांधी का है, यंग इंडिया महात्मा गांधी का है, यंग इटली, यंग यूरोप जो संगठन बना, ये संगठन है ये आपका किनका है भाई, तो जोसेफ मेस्नी का है। न्यू इंडिया की बात कर लेंगे तो उनका अलग, सब पढ़ेंगे आप तो चीजें क्लियर हो जाएगी। लेकिन अभी यंग इटली 1831 में, और कहां बना, कई बार देश पूछा जाता है, तो फ्रांस। ठीक है, तो फ्रांस में यंग इटली की स्थापना हुआ। इसके बाद 1833 ईस्वी में, एग्जैक्ट कई जगह 34 मिल जाएगा लेकिन एनसीईआरटी का डेट यही है, यही आपको याद रखना है। 1833 में, एक साल के बाद फिर इन्होंने यंग यूरोप नामक जो है वो संगठन का निर्माण किए। तो ये दो संगठन, देखिए अगर कहे जाएगा कि जोसेफ मेस्नी का संबंध है, केवल संबंध पूछा जाए तो इनका संबंध कार्बोनरी से भी है, इनका संबंध यंग इटली से भी है, इनका संबंध यंग यूरोप से भी है। लेकिन अगर कहा जाए कि इन्होंने कौन से संगठन बनाए हैं तो ये नहीं बनाए, तो कार्बोनरी का ये केवल मेंबर थे, ये संगठन नहीं बनाए, ये बात को याद रखना है आपको। ठीक है, तो इन्होंने यंग इटली और यंग यूरोप नामक संगठन का निर्माण जो है वो किए थे, एक 1831 में, एक 1833 में। सबसे पहले फ्रांस में और दूसरी बार स्विट्जरलैंड में। कई बार आपको ये कंफ्यूजन हो सकता है कि ये स्विट्जरलैंड में है कि ये फ्रांस में है, तो इसके लिए हम आपको एक तरीका बताते हैं कि जब आप मैप पढ़िएगा, वर्ल्ड का नक्शा कंप्लीट है, तो ऊपर में फ्रांस आता है, फ्रांस के नीचे में स्विट्जरलैंड आता है, तो बस हो गया। पहले जो बना ऊपरे से फिर नीचे, पहले फ्रांस में और दूसरे स्विट्जरलैंड में बना। ठीक है, और इनका जन्म जो हुआ है वो स्विट्जरलैंड के बर्न में हुआ है, और जोसेफ मेस्नी का 1807 में। अब इनके भी साथ साथ कहानी लेते चले। ये गैरीबाल्डी का जन्म भी वही हुआ, उसी साल हुआ है, लेकिन ये दक्षिणी इटली में हुआ। इनके पिताजी जो है वो इटली के जो पश्चिम साइड में जो समुद्री इलाका है वहां उनके छोटे छोटे जो स्टीमर्स होते थे, है ना, पानी के जहाज होते थे, उनका कारोबार हुआ करता था। इनको पढ़ाने लिखाने के लिए भेजा गया, पढ़ाई में मन नहीं लगा, बाद में ये भी नाविक बनना पसंद किए, नाव चलाते थे, है ना, छोटे छोटे स्टीमर। और इनको धीरे धीरे क्रांतिकारी विचारधारा के थे और जोसेफ मेस्नी से बहुत प्रभावित थे ये व्यक्ति। और इसीलिए जब ये आगे चल के यंग इटली पार्टी बनाए थे ना, जैसे ही जोसेफ मेस्नी, तो यंग इटली पार्टी का ये मेंबर भी बन गए थे। कौन भाई, तो गैरीबाल्डी। ये याद रखें, गैरीबाल्डी जो है यंग इटली का सदस्य बने थे, जबकि यंग इटली का स्थापना कौन किए थे, तो जोसेफ मेस्नी के द्वारा किया गया था। इतनी बातें क्लियर है। अब आगे ध्यान से समझिएगा। इसके बाद अगर हम बातें आपको बताते चले गैरीबाल्डी के साथ साथ,
तो बीच बीच में गैरिबाल्डी को इटली छोड़ना पड़ जाता था, है ना, ज्यादा कई क्रांतिकारियों का गतिविधियां देते थे तो कोई इटली छोड़ना पड़ जाता था, तो ये दक्षिणी अमेरिका जाकर के शिफ्ट हो गए, वहीं पे काम करते, पैसे इकट्ठा करते और फिर जो है से कि अपने पैसे को क्रांतिकारी गतिविधियों देने में और इटली को एकीकरण कराने में कहीं ना कहीं अपने उन पैसों का खर्च जो है वो कर देते थे। ठीक है, बार बार आते थे, कई बार इनको जो है से कि दक्षिणी इटली में भागना पड़ गया, ये सिलसिला इनका चलता रहा। ये महाराज जी का क्या हो गया कि इटली के एकीकरण के सबसे पहले ख्वाब तो देखे, इन्हें इटली एकीकरण का अग्रदूत, मसीहा, पैगंबर आदि के नाम से जानते हैं। तो अगर कहे कि इटली एकीकरण का पैगंबर कौन है भाई, तो जोसेफ मैसनी है। इटली एकीकरण का मसीहा किसे कहते हैं, तो जोसेफ मैसनी को कहते हैं। इटली एकीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है, तो जोसेफ मैसनी का। इन्होंने सबसे पहले उसका एकीकरण का जो है वो कहीं ना कहीं एक नींव रखे, ठीक है, जिसके आधार पे अलग अलग लोग, गैरिबाल्डी, तमाम काउंट काबूर, है ना, वो सारे लोग आगे बढ़ते चले गए। लेकिन ये क्या थे कि ये व्यवहारिक आदमी ज्यादा थे, छल बल नहीं करते थे। ध्यान रखेंगे, मतलब आप समझ सकते हो कि आदर्शवादी और व्यवहारवादी, ये वर्डिंग आपसे परिचित हो, तो मतलब सिंपल समझा कि ज्यादा छल बल कूटनीतिज्ञ जो होता है ना, कि उससे उसको लड़ा दिए, उससे उसको, उस तरह के विचारधारा के नहीं थे। और साथ में साथ अगर इधर इटली के इधर देखेंगे तो ऑस्ट्रिया आपको मन में आ रहा होगा, तो ऑस्ट्रिया का प्रभाव 1848 तक काफी महत्वपूर्ण था, मतलब पूरा पावर में है मेटरनिक, तो इसीलिए, और मेटरनिक कभी नहीं चाहता था कि इटली का एकीकरण हो, इसीलिए बेचारे तमाम प्रयास 1848 तक करते रह गए। इनके सारे प्रयास जो है जोसेफ मैसनी का असफल रह गया और फाइनली 1848 के बाद इनको जो है वो इटली छोड़ना पड़ गया। तो ये चीजें हो गई, ठीक है। अब ध्यान से सुनेंगे, जब ये सब छोड़ दिए, कई बार ये अमेरिका गए, फिर वहां से आए, तब इन्होंने धीरे धीरे जो है कि समझे क्या कि जो उत्तर इटली के जो शासक है, अब वहां पे राजा चेंज हो गया। ध्यान सुनेंगे, ये एल्बर्ट जो है, याद रखेंगे एल्बर्ट, ये पिडमांट और सार्डिनिया के शासक, ये चार्ल्स एल्बर्ट जो थे, तो ये एल्बर्ट के जगह अब आ गए हैं विक्टर इमैनुअल। और विक्टर इमैनुअल द्वितीय जो है, ये चाहते थे कि पूरे इटली का एकीकरण हो। तब इनको लगा कि हमें सार्डिनिया पिडमांट के शासक से मिलना चाहिए, और इन्हीं से गैरिबाल्डी आकर के मिले, और गैरिबाल्डी आकर के मिले तो गैरिबाल्डी जो है इनके विचारधारा सबसे हुआ, और ये कहे कि किसी तरह से यहाँ के शासक को नीचे का जूता हम पहनाने में मदद करेंगे, मतलब ये दोनों प्रांत को, क्षेत्र को जीत करके इनको सौंपने का प्रयास करेंगे। और यहाँ की जनता भी चाहती थी कि कहीं ना कहीं जो है हम लोग विदेशी शासन नहीं झेलेंगे, हमारे यहाँ के ही रूलर जो है हम पे शासन करे, ठीक है। तो ये चीज है। अब ये इनसे मिले, हालांकि इससे पहले याद रखेंगे ये सार्डिनिया और पिडमांट के शासक जो विक्टर इमैनुअल है, ये काउंट काबूर को अपना प्रधानमंत्री बनाए थे। और काउंट काबूर एक कूटनीतिज्ञ मिजाज का था, ये चाहता था कि कैसे जो है से कि हम पूरे इटली का एकीकरण कर देंगे। तो इन्होंने इनका प्रधानमंत्री का नाम याद रखेंगे, नाम है काउंट काबूर, ठीक है। तो काउंट काबूर जो है वो प्रधानमंत्री बना, कहाँ का भाई, तो सार्डिनिया और पिडमांट का। अब ये लगा कि जब भी हम इटली के एकीकरण करने के लिए चलेंगे तो हमको पंगा हो जाएगा, किससे भैया, तो फ्रांस से हो सकता है, ऑस्ट्रिया से तो होगा ही होगा। तो इसमें बड़ा दिक्कत होने लगा, और ये देख रहा है कि यहाँ पे सबसे बड़ी जो शक्ति है वो फ्रांस का है, और बाकी अब समय बीत रहा था, ऑस्ट्रिया का प्रभाव मेटरनिक का यहाँ से खात्मा हो गया, तो ऑस्ट्रिया कमजोर हो रहा था। लेकिन फिर भी अगल बगल के जो देश है ऑस्ट्रिया से डरे रहते थे। हालांकि 1848 के बाद में ऑस्ट्रिया के ऊपर में जो प्रसा का इलाका है, प्रसा का भी एकीकरण का दौर शुरू हो चुका था। वहां भी मध्यम वर्ग के जो लोग हैं वो इटली के, जर्मनी के एकीकरण के ओर चल दिए थे। लेकिन वहां के जो राजा फ्रेडरिक विलियम फोर्थ के बारे में पढ़ाएंगे कि जर्मन से, ऑस्ट्रिया से डर रहे थे कि मेटरनिक न गया है, अभी तो ऑस्ट्रिया में तो सब व्यवस्था है और वहां पावर में है ना। तो उस दौरान जर्मन का भी एकीकरण का पहला प्रयास जो है वो फ्रैंकफर्ट के संधि, हम पढ़ाएंगे आपको, कि फेल हो गया था, सफल हो गया था। और इस दौरान यहाँ लग रहा है कि यदि इन क्षेत्रों को जीतने का प्रयास करेंगे ऑस्ट्रिया से, तो ऑस्ट्रिया के साथ में कौन आ जाएगा भाई, तो ऑस्ट्रिया के साथ में फ्रांस आ जाएगा, है ना। तो इसको लग रहा था कि एक किसी न किसी बड़ी शक्ति का हमको सहारा लेना पड़ेगा। और ऐसे कूटनीतिज्ञ विचारधारा के कौन लोग थे भाई, तो काउंट काबूर। और दूसरी बात ये, राजा से मिल करके और कहे कि हमें अपने सैन्य बल को भी स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। अब देखिए इसमें कूटनीति का हो गया। इधर देखेंगे तो इधर एक देश है जिसको कहते हैं तुर्की, और तुर्की से ऊपर में, तुर्की के इधर में रूस का बहुत बड़ा इलाका था। ये जो ऑस्ट्रिया है इस इधर में रूस है,
और रूस दक्षिण की ओर विस्तार करके तुर्की के कुछ क्षेत्रों को जो है वो हड़पना चाह रहा था, और इसी में विवाद हो जाता है और एक युद्ध होता है, इसको कहते हैं क्रीमिया का युद्ध। ध्यान रखेंगे कौन सा युद्ध कहेंगे, तो क्रीमिया का युद्ध। क्रीमिया का युद्ध अगर एवरेज बता दे तो 1853 से लेकर करके 55-56 के आसपास में चला, डायरेक्ट 56 ही मान लेते हैं। तो ये चला, इस युद्ध में दो गुट बने, एक ध्यान से सुनेंगे। एक गुट में कौन था भाई, तो एक गुट में फ्रांस है, एक गुट में ब्रिटेन है, याद रखेंगे, और एक गुट में इसी के साथ में आपको ध्यान रखना है कि ये जो है आपका क्रीमिया के युद्ध में ये ब्रिटेन बन गया जी और फ्रांस बन गया, और इधर अगर बात कर लेंगे तो ये आपका तुर्की इधर ही रहेगा, ठीक है। तो इधर रूस हो गया, और साथ में इधर ही आपका चूंकि मेन लड़ाई तुर्की और रूस के बीच में ही है, और तुर्की को सपोर्ट के लिए फ्रांस और ब्रिटेन आया है। तो ये दो गुटबाजी में ये लड़ाई हुई, और इस लड़ाई में रसिया बेचारा इधर बड़ा पावरफुल कंट्री था, लेकिन इधर फ्रांस की सेना, ब्रिटेन की सेना, सारी सेनाएं आ गई। शायद अगर लिखने में दिक्कत होगा तो आप मैनेज करिएगा, वर्डिंग शायद दिख पा रहा होगा, है ना। तो ध्यान सुनेंगे, बिना बुलाए भी कोई मेहमान आ जाता है और आके शादी ब्याह में पूरा पानी उनी चलावे लगेगा, पूरा खिदमत कर देगा, आपको कुछ बोलने नहीं बनेगा। ऐसा ही हो गया जो काउंट काबूर इटली में जो सार्डिनिया पिडमान का जो राजा शासक जो उनको प्रधानमंत्री बनाया है, वो क्या किया कि एक अच्छी मिलिट्री लेकर करके और बिना बुलाए, फ्रांस वाला मदद भी नहीं मांगा इटली से, और सार्डिनिया पिडमान के शासक काउंट काबूर के नेतृत्व में ये सेना इधर आ गई। मतलब अगर इटली को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे प्लस में आप इटली ले लेंगे, और इटली में संपूर्ण इटली नहीं है, इटली में केवल यहाँ सार्डिनिया और साथ साथ कौन हो जाएंगे, तो सार्डिनिया के साथ साथ पिडमांट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सार्डिनिया के साथ साथ पिडमांट, ये दोनों मतलब इटली के ऊपरी वाला इलाका, ऊपर उत्तर के और पश्चिम साइड में सार्डिनिया और पिडमांट जो इटली में ही आता है, ये इनके साथ दिए। और हुआ क्या कि सौभाग्य से इन लोगों की जीत हो गई। तो इन लोगों की जीत हो गई, रूस को जो है हार का सामना करना पड़ा, संधि हुआ रूस के साथ में। तो फाइनली जब फ्रांस जीत गया तब फ्रांस जो है इटली को धन्यवाद किया, और इटली के तरफ से जो अभी कंट्रोल कर रहे थे ये सार्डिनिया और पिडमान के, जिसका नाम है काउंट काबूर, और काउंट काबूर से बीच में बहुत अच्छा जो है वो एकदम फ्रेंड हो गए ये फ्रांस, और कहे कि भाई किसी तरह से तुमको भी अगर जरूरत होगा तो याद कर लेना, सपोर्ट करेंगे। और बस यही चाहते थे काउंट काबूर कि किसी तरह से फ्रांस जो है, जब भी हम ऑस्ट्रिया से लड़ाई करें तो फ्रांस हमारे विरुद्ध में ना आ जाए, और हो सके तो अगर सपोर्ट कर दे तो और मजा है। तो फ्रांस का सपोर्ट लेकर करके और ये जो है 1858 के आसपास में, 1858-59 में, चूंकि इससे पहले क्रीमिया का युद्ध खत्म हो चुका था, तो ये लोम्बार्डी वेनेशिया के क्षेत्र पे जो है वो आक्रमण कर दिया। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं ऑस्ट्रिया भी काफी प्रभाव में था इस दौरान, इसीलिए वेनेशिया लोम्बार्डी पूरी तरह से जीत नहीं हुआ, लेकिन लोम्बार्डी का इलाका जो है वो अब इसमें मिल गया। तो एक क्षेत्र देख सकते हैं कि कैसे ये पिडमांट, अब ये लोम्बार्डी इसी में आ गया। 1858 की बात है। अब नीचे के जो गैरीबाल्डी है वो बीच में इसे मिल रहे हैं, और गैरीबाल्डी भी 1860 में एक सेना बना लिया है, और दक्षिण में और जितने नाविक लोग हैं उन सबको इकट्ठा करके धीरे धीरे करके अपने संगठन से जोड़ रहे हैं। इस संगठन का नाम है रेड शर्ट, याद रखेंगे, इसको हिंदी में लाल कुर्ती कहते हैं। याद रखेंगे क्या कहेंगे, तो लाल कुर्ती, और अंग्रेजी में रेड शर्ट्स कहते हैं, ठीक है। तो रेड शर्ट्स लाल कुर्ती नामक संगठन का स्थापना याद रखेंगे कि ये 1860 ईस्वी में किए। नाम क्या है इनका, गैरीबाल्डी है, और गैरीबाल्डी 1860 में बना करके और नेपल्स सिसिली के इलाका पे इसी साल जो है आक्रमण कर देते हैं, और यहीं पे जो है कि फाइनली इनकी जीत भी हो जाती है, और ये नेपल्स और सिसिली के इलाका को ये जीत करके सौंप देते हैं किनको, तो काउंट काबूर को। तो अब काउंट काबूर के अंदर में ये इलाका, हालांकि जब ये जीत करके गैरीबाल्डी इनको दिए थे, सॉरी काउंट काबूर नहीं, मतलब वहां के जो राजा सार्डिनिया पिडमांट के राजा विक्टर इमैनुअल है उनको सौंपा गया था, ठीक है। तो विक्टर इमैनुअल ने कहा कि आप तुम दक्षिणी के चाहो तो तुम आप राजा बन सकते हो, शासक बन सकते हो, हमारे तरफ से हमारे ही अंडर में रहेगा, लेकिन वहां के तुम रूलर राजा बनो। लेकिन गैरीबाल्डी कितना महान आदमी है, निस्वार्थ भाव से इटली के एकीकरण में बहुत प्रयास किए, तमाम पैसे लगाए, तमाम समय दिए, है ना, अपने जान जोखिम में डाल करके इटली एकीकरण के लिए बहुत प्रयास किए। मतलब उनको जब राजा बनने का ऑफर भी मिला तो वो राजा बनने के जगह वो खुद जो है वो एक साधारण सा किसान बन के रहना चाहते थे, क्योंकि जब वो अमेरिका वगैरह गए थे, काफी पैसे कमाए थे, तो इधर जो है वो इटली के पश्चिम साइड में एक छोटा सा द्वीप है, और वो द्वीप खरीदे थे,
और ये अंतिम चरण में सोचे थे कि नहीं, हमें यहाँ को कोई राजा बनने का शौक नहीं है ना, और वो द्वीप के ऊपर में जाकर के खेती बाड़ी करना जो है वो पसंद किए थे, और फाइनली उनकी मृत्यु आगे चल करके 1882 में हो जाता है। ठीक है, तो ये कहीं का प्रॉब्लम नहीं ना, डेटिंग देख लेते हैं 1800, ठीक है 1882 ईस्वी में जो है, डबल 8 लिख दी ना, ध्यान सुनेंगे, 1882 में उनका निधन हो जाता है। किनका भाई? तो गैरिबाल्डी का। गैरिबाल्डी का जन्म कब हुआ था? तो 1807 में। मेजनी का जन्म 1807 में। ठीक है, गैरिबाल्डी का जन्म जो है दक्षिण के नीस में हुआ था। नीस जो इलाका है वो आपका नेपल्स का क्षेत्र दक्षिणी इटली में आता है। तो इतनी बातें हो गई, और बाकी अभी काउंट काबूर जो है, ध्यान सुनेंगे, काउंट काबूर के भी 62 में मृत्यु हो जाएगा। तो उससे मरने से पहले ये लोम्बार्डी को इसमें जीत करके मिलाया, और फिर अगली बार परमा को, मोडेना को, टस्कनी को, ये सारे प्रांत जो है वो जीत गए। अब ऐसे ही कर करके बचा था सबसे लास्ट में जो इटली का एकीकरण हुआ, ध्यान रखेंगे, वो इलाका पेपल, क्योंकि पेपल पे ध्यान रखेंगे, और ये रोम वाले क्षेत्र है, यहाँ पे फ्रांस के सैनिक रहते थे। तो एक आध दो बार जो है वो काउंट काबूर के तरफ से प्रयास किया गया, लेकिन ये प्रयास जो है असफल रह गया। लेकिन फाइनली अगर बात करेंगे तो फिर जो है कि ये फ्रांस युद्ध में व्यस्त हो जाएगा, और यहाँ से सेना को जब यहाँ से हटाएगा कि भाई युद्ध में सैनिक का कमी पड़ रहा है, तो इधर के क्षेत्र से जो फ्रांस की सेना वापस फ्रांस चली जाएगी, तो मौका देखते ही जो है यहाँ के जो राजा थे काउंट काबूर के, चूंकि जैसे कि अब मृत्यु हो जाएगा, है ना, तो यहाँ के राजा सार्डिनिया और पिडमान के जो शासक थे पहले, उन्होंने अपनी सेना को इधर मोड़े और आक्रमण किए, और ये भी क्षेत्र जीत गए। और फाइनली 1881 में अभी मिस्टेक हो जाता, 1871 1871 में लगभग संपूर्ण इटली का जो है वो एकीकरण हो गया। तो इस क्लास में, आज के क्लास में हम आपको दिखाएं कि कैसे 1830 में फ्रांस की क्रांति हुआ था, है ना, उससे पहले कैसे कैसे राजा का क्रम दिखा दिए, नोट्स में एक बार लिख लीजिएगा, चीजें याद होगा। फिर 1830 जुलाई 1830 की क्रांति के बाद जब 18 साल तक लगभग रह गया, कोई बदलाव नहीं हुआ, गीजो अमीरों के प्रभाव में चला गया, है ना, आर्लिहेंस वंश का राजा लुई फिलिप थे। फिर फ्रांस की जनता 1848 ईस्वी में पेरिस के सड़कों पे आ गए, राजा को राजगद्दी छोड़ के भागना पड़ गया। कहां भाई? तो इंग्लैंड भागना पड़ गया था। तो ये फ्रांस की क्रांति 1848 तक हम लोग साथ में देखे। ऑस्ट्रिया का प्रभाव जो है वो, ऑस्ट्रिया में मेटरनी का प्रभाव 1815 से लेकर 1848 तक रहेगा। ऑस्ट्रिया जो देश है वो जर्मन और इटली दोनों के एकीकरण में बाधा है। ऑस्ट्रिया के अंदर में जो इटली का क्षेत्र आता था वो सीधे वाले इलाका, जिसमें लोम्बार्डी और वेनेशिया था, और उनके जो राज परिवार से, फैमिली मेंबर से जो है, जिनमें परमा, मोडेना और टस्करी है। तो कैसे हम लोग देखें कि इटली के एकीकरण में सबसे पहले प्रयास करने वाले मेजनी है, लेकिन उनके प्रयास से कोई इटली के प्रांत एक नहीं हो पाया था। तो मुख्य रूप से गैरिबाल्डी, काउंट काबूर और ये सब संभव भी हुआ। तो ये सार्डिनिया और पिडमान के जो राजा थे, सब राजा एक जैसे नहीं होते हैं, ये राजा भले ही थे, लेकिन ये इटली का एकीकरण करना चाहते थे। तो कहीं ना कहीं राजा की भी सोच, ईमानदार राजा थे, है ना, और इन सभी गतिविधियों के कारण इटली का एकीकरण 1871 ईस्वी में हो पाया। ठीक है, तो इतने तक अगर बातें आपको है क्लियर, तो अगले दिन हम लोग जो है वो जर्मन एकीकरण देखेंगे। फिर एक दो और पढ़ेंगे हम लोग यूनानी स्वतंत्रता के बारे में, बाल्कन क्षेत्र के बारे में, है ना, और काफी आराम से सिस्टमैटिक तरीके से हिस्ट्री खत्म भी हो जाएगा, और आपकी सारी जो तैयारी है वो क्लियर। तो नोट्स वाले एप्लीकेशन में जाकर के क्लास में अटैच नोट्स होता है, तो एप्लीकेशन में अगर आप इस क्लास को देख रहे हैं, या कुछ क्लास बीच बीच में यूट्यूब पे भी रहते हैं, तो यूट्यूब वाले के लिए तो हम नहीं कुछ कर सकते हैं, बट एप्लीकेशन वाले में जो है तो उनको हर क्लास में अटैच पीडीएफ रहता है। तो आप क्लास को देखने के बाद पीडीएफ जरूर ओपन करके या तो उसे प्रिंट कराएं, या तो आप उसे अपने कॉपी में सेम टू सेम बात को लिखे और उसको याद करें, ताकि एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। हर ये चैप्टर कंप्लीट होने से पहले आपको 30+ एमसीक्यूज भी बना दिए हैं, ताकि एमसीक्यूज पे भी प्रैक्टिस करेंगे, तो छोटी छोटी घटनाएं, छोटी छोटी जो डेट है वो एक बार रिकॉल हो, ताकि एकदम आराम से आप हर क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। ठीक है, तो आज के क्लास के लिए हमें दीजिए इजाजत, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, अल्लाह हाफिज, आपका दिन शुभ हो, राधे राधे।